नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह गीला स्वागत करता हूं आपका डागोर्स ऐप पर। दोस्तों, हम चर्चा करें भारतीय संविधान का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। उस टॉपिक में अपन डिस्कस कर रहे हैं भारत के प्रमुख प्रधानमंत्रियों को लेकर। अपन बात कर चुके थे पंडित नेहरू को, लाल बहादुर शास्त्री को लेकर, इंदिरा गांधी को लेकर। अब दोस्तों आज चर्चा करेंगे अपन मोरारजी भाई देसाई 1977 से लेकर 1979 तक। मोरारजी देसाई के संदर्भ में अगर मैं बात करूं दोस्तों, मोरारजी देसाई आईसीएस अधिकारी थे, सिविल सर्वेंट थे। 1929 में 1929 में गोधरा में डेप्यूटी कलेक्टर थे और हिंदुत्व के किसी मामले को लेकर कोई मामला उनके विरुद्ध दर्ज हुआ और जिसके चलते उन्होंने अपनी सर्विस से रिजाइन किया और फिर महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल हो गए। जब देश आजाद हुआ तो बंबई, आजकल हम मुंबई कहते हैं, वो वाला मुंबई नहीं, बंबई एक बड़ा प्रांत था जिसमें वर्तमान अपना महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य थे। इस बंबई प्रांत के पहले मुख्यमंत्री बने मोरारजी भाई देसाई। पंडित नेहरू के बाद नंबर 2 थे मोरारजी देसाई। वो बात अलग है कि लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया, उसके बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। लेकिन 1977 में, जब जनवरी 1977 में आम चुनाव हुए तो पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। गैर कांग्रेसी, नॉन कांग्रेसी, जिसके प्रधानमंत्री बने मोरारजी भाई देसाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते ही एक्शन मोड में थे और उन्होंने बहुत सारे उन प्रावधानों में संशोधन कर दिया जो प्रावधान इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बनाए गए थे। मोरारजी देसाई के द्वारा भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के रूप में अपन जानते हैं। इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ दिया गया और जो आंतरिक अशांति शब्द था उसे हटा दिया गया, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया तथा यह प्रावधान कर दिया गया कि केवल प्रधानमंत्री के कहने मात्र से देश का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं करेगा। मंत्रिमंडल का परामर्श आवश्यक होगा और लिखित परामर्श आवश्यक होगा। दोस्तों, मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श अनिवार्य होगा, आवश्यक होगा। साथ में जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल इंदिरा गांधी सरकार के समय 6 वर्ष कर दिया गया था, उसको घटाकर वापस 5 वर्ष कर दिया गया। मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा अनुच्छेद 31 में उल्लेखित जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300 के रूप में कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। दोस्तों, मोरारजी देसाई बंबई के प्रथम मुख्यमंत्री तो बने ही बने, साथ में वित्त मंत्री भी रहे और इंदिरा गांधी के समय उप प्रधानमंत्री भी रहे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। भारत के संविधान में कहीं उप प्रधानमंत्री की पद का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन केवल एक राजनीतिक रूप से गठित किया गया यह पद है। भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो अब तक पहले सरदार पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री बने, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने और सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। दूसरा, मोरारजी देसाई देश के अगले उप प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मोरारजी देसाई की कार्यकाल में ही 2 लोग देश के उप प्रधानमंत्री बने। वो बने चौधरी चरण सिंह और दूसरे जगजीवन राम, दलितों के नेता जगजीवन राम। उसके बाद दोस्तों चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने 1990s में और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के समय लाल कृष्ण आडवाणी देश के
एक और उप प्रधानमंत्री बने। तो अब तक कुल 6 व्यक्ति देश के उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं दोस्तों। 1979 में 1979 में लगा मोरारजी देसाई को कि सर शायद उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, तो अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया, पद से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। उसके बाद अगले प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि मोरारजी देसाई सरकार में विदेश मंत्री जो थे वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया। हमारे देश की जो राष्ट्रीय भाषा है, जो राष्ट्रभाषा है, उसका कद बढ़ाने के लिए, उसका स्थान बढ़ाने के लिए यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया। मोरारजी देसाई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अगले प्रधानमंत्री बने देश के, कौन? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह देश के अगले प्रधानमंत्री बने दोस्तों। 1979 से लेकर 1980 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। राजनीति का लंबा अनुभव था, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है कि ये कभी लोकसभा नहीं गए, कभी संसद को फेस नहीं किया चौधरी चरण सिंह ने, और कोई ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनके कार्यकाल को लेकर अब तक नहीं पूछे गए हैं। बहुत छोटा सा इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद दोस्तों 1980 में अगले आम चुनाव हुए और अगले आम चुनाव में फिर सरकार बनी इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी और देश को उम्मीद थी कि शायद जो उनका पहला कार्यकाल रहा, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की बात को अगर छोड़ दें, तो जो बाकी का कार्यकाल रहा उससे भी बेहतरीन कार्यकाल इनका साबित होगा। तो दोस्तों इंदिरा गांधी वापस देश की प्रधानमंत्री बनी। 1980 से लेकर 1984 तक उनका कार्यकाल रहा। अब अगर मैं बात करूं 1984 तक ये प्रधानमंत्री रही, तो 1990 के दशक जो था, 1990 का जो दशक था, इस 90s के दौर में पंजाब में एक अलग प्रांत खालिस्तान की मांग को लेकर संघर्ष चल रहा था। लगातार डिमांड की जा रही थी कि हमें पंजाब से अलग एक प्रांत बना के दो। और इस मोमेंट, इस आंदोलन में जो प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था वो था बब्बर खालसा। और इस बब्बर खालसा संगठन को लीड कर रहा था भिंडरावाला। दोस्तों इंदिरा गांधी ने भिंडरावाला से बुला करके मीटिंग की और उन्हें कहा कि अगर आज आप पंजाब में अलग प्रांत की मांग कर रहे हो, उधर असम वाले मांग कर रहे हैं, कल को राजस्थान वाले मांग करेंगे, परसों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और अगर इसी हिसाब से अलग अलग प्रांत बनते रहे, अलग अलग राज्य बनते रहे, तो वे दिन दूर नहीं जब हम लोग वापस उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से 1947 में हिंदुस्तान एकजुट हुआ था। वही देसी रियासतें बन जाएंगी, वापस से अलग अलग स्टेट्स बन जाएंगे, कोई भाषाई आधार पर, कोई जातिगत आधार पर। और इस प्रकार से अगर देश के टुकड़े होते रहे तो फिर हमारे राष्ट्रीय एकता व अखंडता का क्या होगा। भिंडरावाला ने मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, हमें तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में, कोई भी कीमत हमें चाहे चुकानी पड़े, लेकिन हमें क्या चाहिए? खालिस्तान चाहिए। इंदिरा गांधी ने लोकल जो पुलिस था पंजाब का, उसके माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन जब लगा भिंडरावाला को कि शायद परेशान कर रही है, सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ गया है, तो भिंडरावाला ने अपने जो सारे के सारे जो गतिविधियां थी इस प्रकार की, उन्हें स्वर्ण मंदिर जो था अमृतसर का, जो सिख संप्रदाय का आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, वहां से अपने मूवमेंट को चलाना स्टार्ट किया कि यहां तो शायद सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इंदिरा गांधी ने कहा कि ये धार्मिक संस्था है, धार्मिक स्थान है, आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, आप ऐसे स्थानों पर जाकर इस प्रकार के गतिविधियों को अंजाम मत दीजिए आप। लेकिन नहीं माना
क्योंकि भिंडरावाला को पता था कि यही एक मेरे लिए महफूज जगह, यही मेरे लिए एक सुरक्षित जगह है। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी के द्वारा फाइनली फिर एक सैन्य अभियान, एक सैन्य ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसे आप लोग जानते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से। ऑपरेशन ब्लू स्टार। सेना और भिंडरावाला के बीच मुठभेड़ हुई, भिंडरावाला मारा गया, लेकिन भिंडरावाला के साथ और भी बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए, जिसके चलते सिख धर्म में, सिख संप्रदाय में बेहद नाराजगी इंदिरा गांधी के प्रति उत्पन्न हो गई। और दोस्तों, जो उनके 2 बॉडीगार्ड्स जो थे वो भी सिख बंधु ही थे। जब इंटेलिजेंस सर्विसेज के द्वारा ये इत्तला इंदिरा गांधी को की गई कि मैडम आपकी जान को खतरा है, तो इंदिरा गांधी ने साफ मना कर दिया अपने बॉडीगार्ड्स को हटाने को लेकर कि अगर इस वक्त मैं इन बॉडीगार्ड्स को हटा देती हूं तो जो सिख समुदाय, सिख संप्रदाय का जो मेरे प्रति थोड़ा बहुत विश्वास है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कि इनका तो विश्वास रहा ही नहीं। और दोस्तों, 31 अक्टूबर 1984 को सुबह 10 बजे ऑल इंडिया रेडियो पे एक कार्यक्रम में संबोधित करने जाना था इंदिरा गांधी को, और वहीं निकलते वक्त उन्हीं के 2 बॉडीगार्ड्स के द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। एक युग का अंत हुआ, पहले पंडित नेहरू के युग का और फिर इंदिरा गांधी के युग का। पूरा देश स्तब्ध था, पूरा विश्व स्तब्ध था कि ये क्या हो रहा है। और दोस्तों, उस वक्त राजीव गांधी कलकत्ता के दौरे पर थे। उस समय देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह वो यमन के दौरे पर थे, और उनके स्थान पर आर वेंकटरमन देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किए हुए थे। वो कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। फटाफट राजीव गांधी को इन्फॉर्म किया गया इंदिरा गांधी की हत्या को लेकर, और इन्फॉर्म किया गया माननीय महामहिम राष्ट्रपति को। वापस लौटे, और दोस्तों फिर देश के अगले प्रधानमंत्री बने। कौन? राजीव गांधी, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री। 40 वर्ष की उम्र में राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। 1984 से लेकर 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। एक युवा के हाथ में हिंदुस्तान की राजनीति की बागडोर। एक ऐसा व्यक्ति जिसका परिवार वर्षों से इस देश की सेवा करता आया है। एक ऐसे परिवार का वारिस जिसने अपने नाना को और अपनी मां को खोया। इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी का भारतीय राजनीति में कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं था, ज्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। 1980s में जब तक संजय गांधी की मृत्यु नहीं हो गई थी, तब तक राजीव गांधी का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जैसे ही संजय गांधी की मृत्यु हुई, तो राजीव गांधी कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में शामिल हुए। अब राजीव गांधी के कार्यकाल को लेकर किस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, उनको लेकर अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबसे युवा प्रधानमंत्री बने देश के, और 40 वर्ष की उम्र में तो युवा प्रधानमंत्री। और युवा राष्ट्रपति कौन दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी। कितने वर्ष की उम्र में? 64 वर्ष की उम्र में। और राजीव गांधी 40 वर्ष की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने। क्लियर दोस्तों, राजीव गांधी को कंप्यूटर क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। जो डिजिटल रेवोल्यूशन, आज जिस डिजिटल इंडिया की बात हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, कहीं ना कहीं वो डिजिटल इंडिया की शुरुआत दोस्तों यहीं से मानी गई है। कंप्यूटर क्रांति के जनक, कंप्यूटर क्रांति के जनक। और
राजीव गांधी के समय ही भारत में नई शिक्षा नीति लागू की गई 10+2 की। राजीव गांधी के समय ही दोस्तों भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। और इस संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करके वयस्क मताधिकार की जो आयु 21 वर्ष हुआ करती थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, 18 ईयर्स कर दिया गया। 1989 में राजीव गांधी सरकार पर उन्हीं की सरकार के एक मंत्री वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो उस वक्त रक्षा मंत्री हुआ करते थे, डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने घोटाले का आरोप लगाया और मामला था बॉफोर्स तोप घोटाले का। राजीव गांधी सरकार घिर गई बुरी तरह से और जब अगले चुनाव हुए तो राजीव चुनाव हार गए। प्रधानमंत्री बने अगले कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगर बात करूं मैं वीपी सिंह के संदर्भ में, विश्वनाथ प्रताप सिंह के संदर्भ में, तो 1980-82 में ये यूपी के सीएम भी रह चुके थे, यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और राजीव गांधी सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे। दोस्तों ये राष्ट्रीय मोर्चा, स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं बनी थी इनकी, राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन की सरकार बनी, अलायंस की गवर्नमेंट बनी। और हमेशा याद रखिएगा गठबंधन की जो सरकारें होती हैं वो इंटरेस्ट की सरकारें होती हैं, खुद के हित इसमें ज्यादा होते हैं, देश हित कम होते हैं इसमें। राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन की सरकार बनी, उसके प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिंह राव के द्वारा ओबीसी आरक्षण के संबंध में जो मंडल आयोग की सिफारिशें थी, बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इन मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करवाया दोस्तों विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। और एक और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित करके पद से हटाए गए देश के पहले प्रधानमंत्री कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। एक साल के लगभग ये देश के प्रधानमंत्री रहे और एक साल में ही इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया, सरकार गिर गई। अगले प्रधानमंत्री, दोस्तों ये जो दौर है, यहां पर भारत की जो राजनीतिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं डगमगा गई, राजनीतिक अस्थिरताएं बढ़ गई इंडियन पॉलिटिक्स में। और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद अगले प्रधानमंत्री बने देश के चंद्रशेखर, वो भी 1990 से 1991 लगभग 12 महीने देश के प्रधानमंत्री रहे। कोई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज नहीं, कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से पूछा नहीं गया। और दोस्तों 1991 में फिर चुनाव हुए और अब की बार देश के प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिंह राव। 1991 से लेकर 1996 तक पूरे 5 साल सरकार चलाई। जो ये ड्रामा रहा बीच में राजीव गांधी के बाद में, जो ड्रामा रहा राजीव गांधी के बाद में, उसमें वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। अब दोस्तों 1991 में जब चुनाव कैंपेन चल रहा था, जब इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था, तो उसमें राजीव गांधी किसी चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए मद्रास जाने वाले थे और जब वो रवाना हुए तो भारत की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज थी, जो खुफिया तंत्र था, उसने राजीव गांधी को इत्तला किया कि सर आप वहाँ मत जाइए, किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी की खबर है और हो सकता है वहाँ पर आपकी हत्या कर दी जाए। राजीव गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे दोस्तों देश के। राजीव गांधी ने एक बड़ी बेहतरीन बात कही कि मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, मैं प्रधानमंत्री की हैसियत से वहाँ नहीं जा रहा, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ देश का, और एक आम आदमी को कहीं भी जाने का अधिकार है। और अगर आज मैं वहाँ नहीं गया
तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ही अगर इस देश में असुरक्षित है तो आम जन का क्या होगा। उन्होंने खुफिया एजेंसी की बात को दरकिनार करते हुए दोस्तों मद्रास में उस रैली में भाग लेने पहुंचे और वहां पर LTTE लिबरेशन ऑफ टाइगर्स, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स, तमिल इल्लम, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स, तमिल इल्लम। श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त श्रीलंका में नरजातीय जो संघर्ष थे वो बिल्कुल पीक पर थे और कहीं ना कहीं उन नरजातीय संघर्षों को कंट्रोल करने के लिए श्रीलंका की सरकार ने भारत से मदद मांगी। वो संघर्ष चल रहा था इसी LTTE, इसी लिबरेशन ऑफ टाइगर्स एंड तमिल इल्लम और श्रीलंका सरकार के बीच। तो जब राजीव गांधी ने उन मामलों को हैंडल करने के लिए शांति सेना भेजी, उस वक्त इस LTTE के जो कमांडर थे प्रभाकरन, उनके द्वारा अपोज किया गया कि राजीव गांधी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे, आप कौन होते हैं इसमें हस्तक्षेप करने वाले। हालांकि शांति सेना को वापस ही बुलाया गया और जब राजीव गांधी श्रीलंका के दौरे पर पहुंचे तो वहीं एयरपोर्ट पर अक्सर जब किसी दूसरे देश का प्रतिनिधि हमारे यहाँ पर आता है, राष्ट्र प्रमुख यहाँ पर आता है, शासन प्रमुख यहाँ पर आता है, तो उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है सेना के द्वारा। तो वहाँ पर राजीव गांधी को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जब गार्ड ऑफ ऑनर की परेड का निरीक्षण कर रहे थे राजीव गांधी, तो उसी नौसेना की उस टुकड़ी में से एक सैनिक ने बंदूक की बट, जो पिछला हिस्सा आता है बंदूक का उसे बट कहते हैं, उस बंदूक के बट से राजीव गांधी को मारने की कोशिश की। हालांकि एनी हाउ वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे राजीव गांधी के साथ, उन्होंने एनी हाउ राजीव गांधी को बचा लिया। लेकिन कहीं ना कहीं LTTE के दिमाग में राजीव गांधी को लेकर वो खुन्नस लगातार पल रही थी। और दोस्तों आप लोगों ने अभी थोड़े टाइम पहले एक मूवी आई थी जॉन अब्राहम की, मद्रास कैफे। उस मूवी में राजीव गांधी का जो असैसिनेशन था उसके बारे में बेहद डिटेल से बताया गया। वो मूवी आप लोग जरूर देखिएगा, उस मूवी से आप लोगों को पता लगेगा कि हाँ वाकई में किस प्रकार से कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रचा गया और षड्यंत्र के तहत राजीव गांधी की हत्या की गई। दोस्तों फाइनली जब मद्रास पहुंचे राजीव गांधी उस रैली को संबोधित करने के लिए, तो उसी रैली में देश में पहली बार ह्यूमन बॉम्ब का प्रयोग किया गया। ह्यूमन बॉम्ब से मतलब है एक महिला जिसने अपने बॉडी पे बॉम्ब बांध रखा था और जैसे ही राजीव गांधी के नजदीकी अपने आप को उड़ा लिया। खुद उड़ी तो आसपास के लगभग 10-15 मीटर के क्षेत्र में जितने भी लोग थे उनको सबको उड़ा दिया और फाइनली राजीव गांधी भी इस दुनिया से विदा हो गए। एनी हाउ गांधी परिवार में इंदिरा गांधी और उसके बाद राजीव गांधी। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो उस वक्त दोस्तों सोनिया गांधी ने ये बात कही थी राजीव से कि प्लीज आप प्रधानमंत्री मत बनिए। कहीं ना कहीं उनको डर था कि कहीं जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ वो कहीं राजीव गांधी के साथ ना हो जाए, और उनका डर 7 साल बाद सही साबित हुआ। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई और 1991 में फिर राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। दोस्तों बहरहाल अगले प्रधानमंत्री बने देश के PV नरसिंह राव, जो 1991 से लेकर 1996 तक लगातार 5 साल, पूरे 5 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। अब PV नरसिंह राव का कार्यकाल, उसको लेकर क्या महत्वपूर्ण प्रावधान रहे, उनको लेकर दोस्तों अपन चर्चा करते हैं। उम्मीद करता हूं बेहद शानदार तरीके से सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो रहे होंगे और अब तक शायद आप लोगों ने इतना डिटेल में देश के प्रमुख प्रधानमंत्री को लेकर नहीं पढ़ा होगा, तो बहुत सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हुए होंगे इस टॉपिक के माध्यम से। तो चलिए PV नरसिंह राव, PV नरसिंह राव। दोस्तों PV नरसिंह राव की अगर मैं बात करूं तो इनकी सरकार के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे।
और आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि 1991 वह साल था जब देश में आर्थिक आधार पर वित्तीय आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लगा नहीं, वो बात अलग है, लेकिन मनमोहन सिंह के द्वारा जो किए गए प्रयास हैं वो वाकई में काबिल तारीफ हैं। दोस्तों, अब तक के हिंदुस्तान के जितने प्रधानमंत्री उनमें सबसे वेल एजुकेटेड जो प्राइम मिनिस्टर बने वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अक्सर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, कई लोग मोनू बाबा कहते हैं, कई लोग क्या कहते हैं, कई लोग क्या कहते हैं, कम बोलने वाले हैं। दोस्तों, कम बोले लेकिन बेहतरीन काम करवाए उन्होंने हिंदुस्तान के दृष्टिकोण में देखा जाए तो। उस वक्त भारत को बचाया। 2006-07 में जब पूरा विश्व समुदाय आर्थिक तंगी से बहरहाल था, जब पूरे विश्व समुदाय में आर्थिक मंदी थी, उस वक्त भी हिंदुस्तान की जो आर्थिक विकास दर है वो 5.5, 6, 6.5 तक आराम से चल रही थी। वही डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब पीवी नरसिंह राव सरकार के समय आर्थिक सुधार लागू किए गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आर्थिक सुधार से मतलब था हिंदुस्तान के मार्केट विदेशी कंपनी के लिए खोल दिए गए। हिंदुस्तान में एलपीजी की अवधारणा अपनाई गई। अब एलपीजी का मतलब ये मत समझना तुम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का नाम आता है अक्सर आप लोग की लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का मतलब यही होता है। एलपीजी का मतलब है दोस्तों यहां पर लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और G4 वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो दोस्तों, आर्थिक सुधार लागू किए, उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण का कंसेप्ट लागू किया। और पीवी नरसिंह राव सरकार के द्वारा पूर्वी देशों के साथ दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई देश थे उनके साथ, दक्षिणी पूर्वी जिन्हें अपन आसियान के नाम से जानते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इन दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने के लिए एक पॉलिसी जारी की, एक नीति जारी की, जिसे अपन जानते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति। पूर्व की ओर देखो नीति लागू की गई दोस्तों पीवी नरसिंह राव सरकार के द्वारा। अब पीवी नरसिंह राव सरकार के संदर्भ में अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, एक और महत्वपूर्ण कार्य भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अलग से एक टॉपिक है, उसको जो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा, नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान जो पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल को लेकर है, जहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, शेष प्रधानमंत्री की चर्चा करते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।